दोस्तों, सुनजू ने द आर्ट ऑफ वॉर में एक लाइन लिखी है, ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल। यानी बिना जंग लड़े अगर आप जीत रहे हैं तो सबसे महान विक्ट्री होगी, और हमेशा वही प्रयास भी करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर आप देखें तो रशिया कहीं ना कहीं नेटो का, वेस्ट का एक एडवर्सरी पिछले 15-20 साल से बना हुआ है। और इसमें अगर आप देखें तो CIA बड़े टाइम से रशिया में एक अपने एसेट को ग्रूम कर रही थी, उससे पाला पोसा बड़ा किया, और अगर आप देखें तो आज वो पुतिन का एक कंटेंडर बन के उभरा था, जिसके अंतर्गत प्रयास किया जा रहा था कि एक ब्लडलेस कू हो रशिया में और CIA का डेजिग्नेटेड पर्सन सामने उभर के आ जाए और वो रशिया का प्रेसिडेंट बन जाए, और उसके बाद रशिया के रिसोर्सेज कहीं ना कहीं जो प्रीवियस पावर एलिट्स है उनके क्लचेस से निकल जाए। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन का जंग चल रहा है, जो कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रशिया वर्सेस नेटो एक वॉर है। और इसी में अगर आप देखें तो नावेल्नी का बड़ा रोल था, क्योंकि जब रशिया बाहर से नहीं हार रहा था तो कहीं ना कहीं CIA प्रयास कर रहा है कि रशिया को अंदर से, पुतिन को अंदर से कमजोर करें, और इसमें नावेल्नी का बड़ा रोल होने वाला था। लेकिन अब अगर आप देखें तो नावेल्नी की जेल में मृत्यु हो गई है। और यहां से अगर आप देखें तो पूरा पश्चिम, अगर आप देखें तो एक लाइन से सभी के सभी आंसू बहा रहे हैं। वो क्या बाइडेन हो, क्या आप अगर देखें तो अलग अलग जितने भी नेता, एक एक करके आपको दिखाता हूं, सबने क्या कहा है। बाइडेन कह रहे हैं कि पुतिन जिम्मेदार है नावेल्नी के डेथ के लिए, और उन्होंने कहा था कि अगर नावेल्नी मरा है तो ये पुतिन और उसके ठग्स ने किया है। इमानुअल मैक्रों कह रहा है कि रशिया में फ्री स्पिरिट्स आज रशिया के गुलग में भर दिया गया है। जर्मन चांसलर ऐसे ही रो रहे हैं, UN सेक्रेटरी जनरल के भी वैसे ही आंसू बहा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो जो एक फोर्स फॉर डेमोक्रेसी इन रशिया, करेजियस फोर्स थे, वो मर गए, देखो क्या हो गया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक कह रहे तो टेरिबल न्यूज है, फियर्सेस्ट एडवोकेट फॉर रशियन डेमोक्रेसी थे, वो मर गए। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन्डर लायन, यू फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल, जो कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कर रहे थे जब हम रशियन ऑयल ले रहे थे, ये लोग भी कह रहे हैं कि पुतिन ने नावेल्नी को स्लोली मर्डर किया है, कोई एफर्ट्स नहीं बख्शा जाएगा रशिया को छोड़ने में। रशिया की पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी अथॉरिटीज को ही आज जिम्मेदार मैं मानता हूं कि उन्होंने ये सब किया है। तो यहां पे अगर आप देखें तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं मरा है, क्योंकि दुनिया के अगर आप सबसे पावरफुल लोग देखें तो वो एक लाइन से आंसू बहा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिसको दुख हो रहा है वो उसका अपना था, जिसने उसे ग्रूम किया था। तो यहां पर दोस्तों नावेल्नी की कहानी हम जानेंगे, आखिरकार ये कौन थे और ये कैसे CIA एजेंट थे, मोस्ट लाइकली थे वो, जो कि हमको काफी चीजों से दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लाइन बड़ा ग्रे है, ये हीरो है, विलेन है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं वो भी जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे वेस्ट की हिपोक्रेसी, दोगलेपन की बात भी हम करने वाले हैं। आप अगर जूलियन असांज की बात करें, जो कि 5 साल हो गया लगभग जेल में है बिना कन्विक्शन के, वैसे ही एडवर्ड स्नोडन जो कि रशिया में भागे हुए हैं 10 साल हो गया है, ये सब भी डेमोक्रेसी के रखवाले थे। लेकिन वेस्ट इनको अगर आप देखें तो प्रोसिक्यूट करना चाह रहा है, और ये दुनिया दुनिया भागे भागे फिर रहे हैं, कोई जेल में सड़ रहा है। और ये दोगलापन क्यों? अगर नावेल्नी हीरो है, अगर वो फ्रीडम के लिए फाइट करता है, रशियन पावर एलिट्स को चैलेंज करता है, तो वेस्ट के पावर एलिट्स को चैलेंज करने वाला विलेन क्यों? तो ये जो दोगलापन है ये भी आज के इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ूं दोस्तों, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें। और आप जानते ही भारत चैनल 10,000 की ओर जा रहा है, तो इसमें आपकी मदद चाहिए। सब्सक्राइब करें, हमारे लिए सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे आइए सबसे पहले हम रशिया को समझते हैं। देखिए रशिया को ना हम जरा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, क्योंकि देखिए हम तो क्या है, भारतीय हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो रशिया अगर आप देखें तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक ओलिगार्की है। मतलब क्या कि रशिया में अगर आप देखें तो उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच कंट्री है। यू नेम इट यू विल फाइंड इट। क्या गोल्ड, क्या डायमंड, क्या पेट्रोलियम, क्या कोल, क्या आप देखें रेयर अर्थ मिनरल्स, क्या आप जो भी चाहिए वहां मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। और अभी आर्कटिक ओशन जहां पे बर्फ जमी रहती है, वो जैसे जैसे पिघलेगा आप देखोगे और भी नए नए रिसोर्सेज मिलेंगे। तो रशिया में सब कुछ है। अब जाहिर सी बात है वहां पे इंडस्ट्री भी इसी प्रकार की एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है,
जो केवल और केवल इन मिनरल्स को निकाल के बेचती है। अब ये मिनरल्स इस पर किसका अधिकार होना चाहिए? रशिया के लोगों का। लेकिन वहां पे एक ओलिगार्की बनी हुई है, कुछ बिजनेसमैन हैं जो कि ये पूरा एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, बदले में सरकार को यानी पुतिन और उसके आदमियों को उसके बदले में पैसा दे दिया जाता है। तो इस प्रकार की रशिया की हुकूमत है जिसमें रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो रहा है और क्रिटिक्स कहते हैं उसका बेनिफिट एंड आदमी तक नहीं मिल रहा। अब इस परिप्रेक्ष्य में आप जरा नावल्नी की कहानी समझिए। वो एक लॉयर थे। वो अगर आप देखें तो अलग अलग केसेस फाइल किया करते थे गैसप्रॉम जैसे एनर्जी जायंट्स के खिलाफ कि ये सब किस प्रकार से करप्शन कर रहे हैं, रिसोर्सेज ला रहे हैं। जल्दी ये पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाते हैं। 2011 में फाउंडेशन फॉर फाइटिंग करप्शन नाम की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं और एक साल के अंदर अंदर ये बहुत बड़ा नाम हो जाते हैं। बस बहुत बड़ा नाम। क्या होता है उसके पीछे आपको बताऊंगा, पर उससे पहले जान लीजिए ये जब पॉलिटिक्स में होते हैं तो पुतिन का, ओलिगार्क्स का, इन सभी का आप देखें तो विरोध किया करते हैं। मॉस्को के मेयर इलेक्शंस के लिए लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। 2018 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए भी लड़ते हैं लेकिन लड़ने के पहले इनका जो कैंडिडेचर होता है वही रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि जो सामने वाली इस्टेब्लिशमेंट है उनको डर जरूर लगता था, नावल्नी से पॉपुलर हो रहे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे न्यूमरस केसेस इस बीच में इनके खिलाफ, नावल्नी के खिलाफ लगा दिया जाता है, करप्शन का, ग्राफ्ट का, और ये अलग अलग प्रेजेंट टाइम कहीं 2 साल कहीं 2.5 साल का सर्व करना शुरू करते हैं। बीच बीच में बेल पे बाहर निकलते हैं, पैरोल पे बाहर निकलते हैं। तो अलेक्साई नावल्नी अब जेल और जेल के बाहर पैरोल का सिलसिला उनका चलने लगता है। ऐसे ही वो पैरोल में बाहर आए हुए थे जेल से। 2020 की कहानी है जब इनके फ्लाइट में इनको पॉइजन दे दिया जाता है और ये कोमा में चले जाते हैं। और उस वक्त ये मतलब लगता नहीं है बचेंगे। रशिया में इनकी ट्रीटमेंट शुरू होती है लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। इनकी कहते हैं नहीं, रशियन डॉक्टर्स कहते हैं कोई इसमें पॉइजन वगैरह नहीं है, नॉर्मली कोमा में चले गए हैं। फिर इनको उठा के बर्लिन एयरलिफ्ट करके ले जाया जाता है। अब आप देख रहे हैं वेस्टर्न एलिट्स कैसे इस प्रकार से मदद करते हैं अपने अपने एसेट्स को। तो वो बर्लिन जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, वहां पे वो ट्रीट किया जाता है। वहां का डॉक्टर बोलता है कि इनको मोस्ट लाइकली नोविचोक दिया गया था, लेकिन ये बच जाते हैं और बच के जिसके लिए ग्रूम किया गया कहता है वापस जाओ और ये रशिया चले जाते हैं। 2021 में मॉस्को का कोर्ट नावल्नी के फाउंडेशन फॉर फाइटिंग करप्शन, उनकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके 40 रीजनल ऑफिसर्स थे, उसको कहती है कि ये एक्सट्रीमिस्ट संस्था है और इसको बंद करवा देती है। अब दोस्तों यहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व है। कोर्ट देखिए अनलाइक आवर कंट्री वहां पे कोर्ट फ्री वगैरह नहीं होता। ये सब जो पावर एलिट्स हैं, जो ओलिगार्क्स हैं, वही कंट्रोल करते हैं। तो उसी प्रकार से कोर्ट के ऑर्डर को भी आप वैसे ही लें जैसे हमारे यहाँ तो हम कहते हैं कोर्ट अगर कोई ऑर्डर दे रही है तो चलिए निष्पक्ष है, लेकिन वहां आप वैसा नहीं कह सकते। 2022 में नावल्नी जो वॉर शुरू हो जाता है रशिया यूक्रेन वॉर का, उसको कंडेम कर देते हैं अपने प्रेजेंस से। अपने सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं, कहते हैं कि ये पुतिन गलत कर रहा है। और जाहिर सी बात है जंग के टाइम अगर आप इस प्रकार की बात करोगे तो 2023 आते आते उनपे एक्सट्रीमिज्म का केस लगा दिया जाता है और कहते तुम 19 साल तक तुम रशिया के सबसे खतरनाक जेल में रहोगे। और जो कि अगर आप देखें तो आर्कटिक सर्कल के थोड़े से नॉर्थ में है, यानी कि बेहद ठंडा है, नॉर्थ पोल के पास है। आप समझ लीजिए वहां टेम्परेचर ठंड में -40 डिग्रीज तक जाना आम बात है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो वहां पे सब कुछ हो जाता है। और फिर अगर आप देखें तो आपको मालूम ही है फरवरी 16 की बात है, नावल्नी प्रिजन में मर जाते हैं 47 ईयर्स के एज में। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक बात समझिए, जब हम कहते हैं नावल्नी हीरो थे, विलन थे, लेकिन एक बात तो पक्की थी, वो वेस्टर्न एजेंट थे। यहां पे आपको बताता हूं, जब मैंने कहा था कि 2011 में फाउंडेशन फॉर फाइटिंग करप्शन बनाते हैं, लेकिन 2013 आते आते इनका कद बहुत अचानक से, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसके पीछे क्या कारण होता है? तो यहां पर रशियन इंटेलिजेंस ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें 2012 का ये वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं, जानबूझ के मैंने आवाज बंद किया है क्योंकि YouTube में बाकी जगह ये वीडियो मिलता नहीं है, इसको शायद बंद कर दिया जाता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्विटर वगैरह में ये वीडियो आपको मिलेगा। तो ये वही वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आप देखें तो नावल्नी के एक क्लोज एड है, उनके असिस्टेंट है, जो कि ब्रिटिश एम्बेसी में काम करने वाला ब्रिटिश इंटेलिजेंस अफसर से बात कर रहा है। क्या बात है नीचे आपको सबटाइटल्स में दिखेगा, ध्यान से देखिए।
अगर हमारे पास अधिक पैसा हो तो हम और एक्सपैंड कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा जो थोड़ा खर्च कर दे, कितना पैसा, 10 से 20 मिलियन डॉलर एक साल में। और ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके पास तो बिलियंस एट स्टेक है, ओलिगार्क्स की बात कर रहे हैं। तो मैं उनको यही मैसेज देता हूं अपने फंड रेजिंग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कि देखिए, हम एक अलग चेस बोर्ड में खेल रहे हैं। हम मास प्रोटेस्ट करवाएंगे, सिविल इनिशिएटिव लेंगे, प्रोपेगेंडा करवाएंगे, कॉन्टैक्ट्स विद एलीट करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे आप हमें पैसा दें, आपके एसेट्स को हम नहीं छुएंगे। यानी ओलिगार्क्स जस के तस रहेंगे, खाली पुतिन को हटाया जाएगा। कुछ ये बात, ये संदेश देना चाह रहे हैं। और इसी पे सामने वाला ब्रिटिश स्पाई कहता है छोटा काम थोड़े ही है ये, लेकिन उन्होंने कहा हाँ पैसा हमें अधिक चाहिए, पैसा आएगा तो हम एक्सपैंड कर सकेंगे। अब दोस्तों जाहिर सी बात है ये 2012 का फुटेज है और ये सामने वाले को इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। नवेल्नी के टॉप एड हैं जो कि इस प्रकार की बात कर रहे हैं, यानी कि वेस्ट इनको सपोर्ट कर रहा था। और क्यों ना करे, देखिए करते ही। अगर सामने वाला देश आपका दुश्मन है तो उसमें आप घर का भेदी सबसे पहले ढूंढते हैं, और उसमें अलेक्साई नावल्नी एग्जैक्टली वो व्यक्ति थे। और इस प्रकार से उनको कहा गया कि भाई तुम ये सारा काम करो, पुतिन को हटाओ पावर से, और हमसे फिर रिश्ते हम अपने हिसाब से तुमको चलाना शुरू करेंगे। और हो सकता है उसके बाद पता है क्या होता, जो यूक्रेन में हुआ एग्जैक्टली वही होता रशिया में भी। ये इसी प्रकार का एक प्रोटेस्ट करवाना चाहते रशिया में, और इसी को अगर आप देखें तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन जैसे होता है वैसे ही आप देखें तो एक रशिया में इसी प्रकार का एक कलरलेस नहीं कलरफुल रिवॉल्यूशन होता, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो पुतिन हटते, नावल्नी आते, और प्लान के अंतर्गत फिर जिसको लाने के लिए मास प्रोटेस्ट, सिविल एजिटेशन, पैसा देके लोगों को जमा किया जाता, सब कुछ होता। और उसके बाद जो प्रिवेलिंग रशिया में ओलिगार्क्स होते, गैसप्रॉम वगैरह जितनी भी कंपनी जिनके चीफ हैं उन सबको हटाया जाता, और वो रिसोर्सेज कंट्रोल करने वेस्ट का जो डीप स्टेट है, सोरोस हो गया, बाकी लोग हो गए, वो सब आ जाते और वो उसके रिसोर्सेज पे कब्जा करना शुरू करते। तो अब ये हो सकता था, लेकिन हो सकता है नावल्नी का प्रयास हो कि वो केवल और केवल रशिया में जो करप्ट सिस्टम है उसको हटाए, तो इसके लिए वो काम कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें, हम नावल्नी की बात करें तो पुतिन के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो पुतिन के लिए तो ये व्यक्ति डेफिनेटली एक विलन था, क्योंकि पुतिन को हटाना चाहता था। अब हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो समझ सकते हैं, हमें क्या, हमें तो अपने भारत से मतलब है। जिसमें अगर आप देखें तो ये पुतिन के लिए तो विलन था, लेकिन मदर रशिया की बात करें तो उसके लिए क्या ये हीरो था, क्योंकि वहां के लोगों को ये इस प्रकार के रैम्पेंट करप्शन से और साथ ही साथ जो अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उससे छुटकारा दिलाना चाहता था, जिसमें युद्ध वो समय था जब वो रशिया में रिजीम चेंज करवाना चाह रहा था, क्योंकि प्रिवेलिंग रिजीम इसको लगता है कि वो करप्ट थी, वो आम आदमी के लिए काम नहीं करती थी, तो उस रिजीम को ये हटाना चाह रहा था। तो अब ये हीरो है, विलन है, बड़ा कठिन है। आइए दोस्तों, पर यहां पे और एक व्यक्ति की बात करते हैं जिससे हम वेस्ट के दोगलेपन को देखेंगे। दोस्तों यहां पे बात करेंगे हम जूलियन असांज की, वैसे ही हम बात करेंगे एडवर्ड स्नोडेन की। एडवर्ड स्नोडेन दोस्तों 10 साल से एग्जाइल में है। जानते हैं इन्होंने क्या किया था, कारण क्या है? ये वेस्टर्न कंट्रीज में मुंह नहीं दिखा सकते, इनको सेफ्टी मिली है रशिया में, बस रशिया में ये सेफ हैं। दोस्तों इन्होंने एक मामला सामने लेकर के आए थे, स्नूपिंग गेट, जिसके अंतर्गत पता चला था कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है उस वक्त एनएसए जो था, वो अगर आप देखें तो जितने भी दुनिया भर के लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो भी गूगल, फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, जो भी प्राइवेट मैसेज करते हैं, वो सब चीज स्नूप किया जा रहा है, कोई पढ़ रहा है। आपका कोई भी कॉन्वर्सेशन प्राइवेट नहीं है, सब कुछ सरकार पढ़ रही है। ये खबर सामने लेकर के आए थे। अब पता चला जब अमेरिकन को कि उनके नागरिक का कॉन्वर्सेशन भी सेफ नहीं है, तो वहां पे हुआ हाहाकार, और उसके बाद स्नोडेन भाग गए, हांगकांग जाते हैं, मीडिया के सामने लेकर के सारा फाइल लेकर के जाते हैं, मीडिया को सौंपते हैं, और फिर वो रशिया चले जाते हैं सेफ्टी के लिए अपने। इस बीच में अगर आप देखें तो जो अमेरिकन पावर स्ट्रक्चर है वो समझ जाता है कि इस प्रकार से पब्लिक का इंफॉर्मेशन आप और नहीं
चोरी करके पढ़ सकते। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आता है जिसमें साफ साफ कह दिया जाता है अमेरिकन नागरिक का डेटा सेफ है, सरकार इस प्रकार से सारा डेटा नहीं पढ़ सकती, मैसेज में एन्क्रिप्शन होना जरूरी है, बीच में सरकार नहीं पढ़ सकती। लेकिन ये बातें अमेरिकन नागरिक के लिए आपका मेरा डेटा आज भी वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि एडवर्ड स्नोडेन ने दुनिया को सरकार के द्वारा, अमेरिका के द्वारा पावर अब्यूज बताया, तो ये क्यों नहीं फ्रीडम के लिए आप अगर देखें तो क्रूसेडर है? ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके पावर एलिट्स को ये डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं, तो इसलिए ये ट्रेटर हो गए, गद्दार हो गए। वैसे ही जूलियन असांज अगर आप देखें तो ये यूएस में वांटेड है एस्पियोनाज चार्जेस पे। दोस्तों ये बेलमार्श प्रिजन लंदन में है, यूके का ग्वांटानामो बे जैसा प्रिजन बताया जाता है, 2019 से वही है, बिना फैसले के, बिना कन्विक्शन के जेल में पड़े हुए हैं और यूएस कह रहा है इसको अब वापस एक्स्ट्राडाइट करो और इसे यूएस भेजो। कहा जा रहा है यूएस भेजे, इसकी तबीयत ऑलरेडी खराब है, जूलियन असांज शायद मर भी जाए। दोस्तों यहां पे जूलियन असांज ने क्या किया? जूलियन असांज ने गवर्नमेंट का बहुत सारा फाइल लीक किया, मीडिया को बताया, पब्लिक डोमेन में लेके आए कि कैसे अमेरिकन आर्मी जब अफगानिस्तान में गई, इराक में गई, दुनिया के अलग अलग हिस्से में गई 9/11 के बाद, तो वहां पे उन्होंने कैसे पावर अब्यूज किया है, कैसे नेटो फोर्सेस दुनिया में पावर अब्यूज करती थी, वो सारा इंटरनल फाइल पब्लिक के सामने ये लेकर के आए हैं। तो अगर आप स्ट्रांग हैं, आप अगर माइटी हैं, तो आप पावर को चैलेंज करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगर यूएस की पावर को चैलेंज कर रहे हैं तो आप क्या हो जाते हैं? आप एक विलन किरदार की आप दुनिया के द्वारा बता दिए जाते हैं। यहां पे देखिए इसी प्रकार का विकीलीक्स से ये सर्वर है, बहुत सारा फाइल आपको मिलेगा, CIA एस्पियोनाज के बारे में मिलेगा, EU मिलिट्री ऑप्स अगेंस्ट रेफ्यूजी, इस प्रकार की चीजें मिलेंगी, यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट मिलेंगे जो कि आप जाके देख सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट फाइल की फाइल आपको मिलेगी। तो दोस्तों यहां पे एक हिपोक्रेसी सामने आ रही है। हिपोक्रेसी की अगर आप बात करें तो CIA यूएस लॉ इन्फोर्समेंट कहता है कि असांज हो गए, जूलियन असांज हो गए, स्नोडन हो गए, ये सब ट्रांसपेरेंसी क्रूसेडर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश के पावर को, दूसरे देश के अथॉरिटी को चैलेंज करे तो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी क्रूसेडर है, तुरंत उसको अवार्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा वेस्टर्न इकोसिस्टम आता है, मेगेसे अवार्ड सबसे पहले देके जाएगा, फिर अलग अलग अवार्ड्स देना शुरू करता है। क्यों? उसको बड़ा करना है। वो व्यक्ति ट्रांसपेरेंसी क्रूसेडर है। लेकिन अगर कोई यूएस के पावर अब्यूज को उजागर करे, जैसे कि जूलियन असांज ने किया, जैसे स्नोडेन ने किया, तो वो ट्रांसपेरेंसी क्रूसेडर नहीं है। दोस्तों ये क्या कहलाती है? ये हिपोक्रेसी कहलाती है। अब यहां पर अब आप तीनों कहानी देख चुके हैं। आपने अलेक्साई नावल्नी को देखा, आपने यहां पे एडवर्ड स्नोडेन को देखा और आपने यहां पे जूलियन असांज को भी देख लिया, जान लिया। तो अब मुझे आप ही बताइए, तीनों की कहानी देखी, तीनों ने ही पावर को चैलेंज किया है, तीनों ने चैलेंज किया है बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब एक उनमें से नावल्नी मर भी चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। दो लोग यहां पर, जूलियन असांज की बात करें, इनकी उम्र भी हो चुकी है, जवानी की तस्वीर है। अब जूलियन असांज अगर आप देखें तो कहा जा रहा है इनकी तबीयत खराब है, शायद ये भी मृत्युशैया पर हैं। और एडवर्ड स्नोडेन अगर आप देखें तो ये रशिया में रहते हैं क्योंकि जवान है। अब मुझे आप बताइए कौन हीरो है, कौन विलन है? क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसे सेपरेट कर देना कौन हीरो कौन विलन। तीनों ने ही कहीं ना कहीं अपने अपने सरकार के कानूनों को तोड़ा था, तीनों ने ही अपने अपने सरकार के पावर को चैलेंज किया था। लेकिन तीनों का कहना था कि हम ग्रेटर गुड, पब्लिक के लिए ये कर रहे हैं। तो कौन हीरो है, कौन विलन है, ये मुझे आप बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मुझे तो फ्रैंकली नहीं मालूम है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं आर्थिक रूप से, ये हमारा QR कोड है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं, और ये जीपे फोनपे के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप हमें पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पर दोस्तों इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना, क्योंकि हमें 10,000 के आंकड़े की ओर जाना है और वो तभी हो पाएगा जब आप हमारी सहायता करेंगे सब्सक्राइब बटन दबा के। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, वीडियो लाइक कर रहे हैं और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।